तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और अब हम देख रहे हैं सेक्शन 12 पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 हमें बता रहा है कि हम कौन सा टाइम सप्लाई ऑफ सर्विसेज में टाइम कौन सा माना जाएगा। सेक्शन 13(1) कहता है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो लाइबिलिटी कब आएगी आपकी सर्विसेज पर टैक्स देने की, जो सेक्शन 13 के हिसाब से टाइम आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 13(2) के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। और ये क्या है? 13(2)(a) के हिसाब से डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर if the invoice is issued within the period prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier। तो यहां पर क्या बात है, एक तो इशू ऑफ इनवॉइस, लेकिन वो तभी जब वो विद इन द टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 31 जो 30 दिन का टाइम है उसके अंदर अंदर इशू हो जाए इनवॉइस, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो भी जल्दी हो। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स में तो नोटिफिकेशन की वजह से हमारा एग्जाम्प्ट हो गया था, तो इररिलेवेंट बात हो गई थी, लेकिन वो केवल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए था, सर्विसेज के लिए नहीं था। और 13(2)(b) में क्या है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब कब सर्विस हुई है। इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, if the invoice is not issued within the prescribed time under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier, or 13(2)(c) the date on which the recipient shows the receipt of service in his books of account in case where the provision of clause A or B do not apply। तो A कब अप्लाई हो रहा है? अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के 31 सेक्शन 31 के हिसाब से इशू कर दिया, तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट जो भी जल्दी हो, ठीक है। अगर अगर आपने इनवॉइस विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब इशू नहीं किया है तो आप 13(2)(b) में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कब आपने जॉब काम किया या पेमेंट जो भी जल्दी हो। और अगर पेमेंट हुई नहीं है और 13(2)(a)(b) के हिसाब से नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शो द रिसीट ऑफ सर्विस, जो उसने रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में दिखाया सर्विस हो, तो वो डेट मानी जाए। प्रोवाइडेड दैट where the supplier of taxable service receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall at the option of the supplier be the date of issue of invoice relating to such excess। तो जो 1000 रुपए तक का एक्स्ट्रा पैसा है उसके लिए उसकी मर्जी है सप्लायर की कि वो उसका जो अमाउंट है वो ऑप्शन है, वो इशू ऑफ इनवॉइस को भी ले सकता है। एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड बी द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी द पेमेंट। द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जहां पर बैंक में क्रेडिट हुआ जो भी जल्दी हो। 13(3) क्या कहता है, इन केस ऑफ सप्लाईज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। 13(3)(a) में लिखा डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट और द डेट व्हेन अकाउंट अमाउंट इज डेबिटेड। ये सेम वैसा ही चल रहा है जो गुड्स के केस में था, एवरेज अर्लियर। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। The date immediately following 60 days, मतलब 61 day
from the date of issue of invoice or date of payment entered in the books of recipient, जो भी जल्दी हो वो हमारा आ जाए. Provided that where it is not possible to find out the time of supply as per clause A or B, time of supply shall be the date of entry in the books of recipient. Provided further that in case of supply by associated enterprises where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of the account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is. ये सारे अभी हम एनालिसिस करेंगे तो इन सबको देखेंगे विद एग्जांपल्स. In case of supply of voucher by supplier, the time shall be 13/4/8, the date of issue of voucher if the supply is identifiable, and the date of redemption when it is not identifiable, same जैसा goods में. Where it is not possible to determine the time of supply in any section 23 subsection 234, so in a case where periodic return has to be filed with the date of periodic return, in any other case when tax is paid, same पहले भी यही था. 13(6), the time of supply to the extent it relate to an addition in value of supply by way of interest, late fee or penalty, तो जिस दिन वो पेमेंट मिल जाएगी, ये भी सेम है. तो दो तीन सेक्शन सब सेक्शन बाद के सेम है, केवल 2 और 3 में फर्क है. सेक्शन 31 क्या कहता है? टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट रिलेवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज. तो 31(2) कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शेल before or after the provision of service but within a prescribed time issue a tax invoice showing the description, value, tax charge therein and such other particulars as may be prescribed. Provided that government may on the recommendation of council by notification specify the category of service or supply in respect of which a tax invoice shall be issued within such time as may be prescribed subject to the condition mentioned, वो बता सकते हैं. Any document issued relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice or tax invoice may be not be issued. तो मतलब गवर्नमेंट कह सकती है कि किसी और डॉक्यूमेंट को हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, या ये भी कह सकती है कि टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत ही नहीं है. Subject to the provision of 3D in case of continuous supply or service where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice will be that due date, or where the due date is not ascertainable, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receive the payment. तो वहां पर था कि गुड्स के केस में था कि वो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है, और पेमेंट यहाँ पर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट से देखेंगे कि ड्यू डेट क्या है पेमेंट की. वेयर द पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो वो इवेंट हम देख लेंगे. तो यहाँ कंटिन्यूस सप्लाई के लिए थोड़ा सा अलग है पहले के कंपैरिजन. In case where the supply of service ceases under a contract before the completion, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply made before such cessation. काम करते हुए हमें बीच में काम रुकवा दिया, भैया हमें काम नहीं कराना, हमें पसंद नहीं आया, तो जिस दिन काम बंद कराएंगे उस दिन तक का उस दिन इशू करिए इनवॉइस, और उस दिन तक के काम के लिए इशू करिए. चैप्टर नंबर 6 है जो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के बारे में बात करता है. रूल नंबर 47 है जो बताता है टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस. तो ये लिखा है द इनवॉइस रिफर टू इन रूल नंबर 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई. तो हम जो बार बार कह रहे थे कि हम विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन, तो मैंने उस समय भी कहा था 30 दिन में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा काम होने. प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज एन insurer or a banking company or a financial institution including a non-banking financial company, तो वहाँ 45 days का टाइम है in place of 30. Provided further that an insurer or banking company or financial institution including non-banking financial company or telecom operator or any other class of supplier or service has been notified by the government on the recommendation of council making taxable supply of service between distinct person as specified in section 25 may issue the invoice before or at time when supplier record the same in the books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was. देखिए सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन कौन थे? सेम बिजनेस के, मान लिया मेरा बिजनेस है
और मेरा एक ब्रांच है दूसरे स्टेट में, सेम पेन है, परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है, लेकिन मुझे हर एक स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैंने वहां पर दूसरा रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं अब स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपना माल एक जगह ब्रांच से दूसरे में जा रहा हूँ, तो उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं एज पर सेक्शन 20। वो भी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वहां पर एक क्वार्टर, द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड, तो 30 दिन है नॉर्मल, और बैंकिंग वगैरह के लिए 45 है, इंश्योरेंस बैंकिंग बिजनेस। और अगर आप अपने ही स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच वगैरह को कर रहे हैं, तो वहां पर जिस क्वार्टर में आपने भेजा उस क्वार्टर का एंडिंग टाइम आप सेक्शन 13 must be read with section 31 and rule 47, which prescribe in detail the date on which tax invoice for a supply of service must be issued in various situations. अब हम इसको अगर देखें ढंग से कि क्या क्या सिचुएशंस है, तो सेक्शन 13 हमें बताता है सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाई ऑफ वाउचर, रेजिडुअल केसेस, एडिशन इन वैल्यू ड्यू टू इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, इन सबको अलग अलग देखते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज सेक्शन 13(2) read with section 31 and rule 47, क्या निकल कर आया? फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच द सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज हो गया। द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ द dates arrived at by method A and B as follows. Date of issue of invoice or date of receipt of payment, to the extent the invoice or payment cover the supply of service, whichever is earlier, if the invoice is issued within the time prescribed, मतलब within 30 days from the completion of service। तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इशू कर दिया है, तो आपको क्या देखना है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। बट डेट ऑफ पेमेंट में जितना उस सर्विस से रिलेटेड है वही देखना, ठीक है। अब ये हो क्या? बी है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर इनवॉइस की बात नहीं है। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट whichever is earlier, if the invoice is not issued within 30 days from the end of the day of service, provision of supply or services। तो अगर आप इनवॉइस सही समय पे इशू करते हो तो इनवॉइस की डेट देखी जाएगी, इनवॉइस सही समय पे इशू नहीं करते हैं तो सर्विस किस दिन कंप्लीट हुई है वो देखी जाएगी, जिस दिन सर्विस दी है, और पेमेंट दोनों में ही है, ठीक है। और if the above two methods are not applicable in any region, the time of supply will be the date on which recipient of service shows receipt of service in the books of। तो रेसिपिएंट जिस दिन दिखा रहा है कि उसे सर्विस मिल गई है उस दिन माना जाए। इसमें कुछ पूछना है आपको? क्लियर है ये? शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तो जिस दिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएं या जो बैंक में पैसा आया है तो वो जो भी जल्दी होता है। To the extent invoice or payment cover the supply of service, suppose a part of the consideration is paid in advance or invoice is issued for part payment, the time of supply will not cover the full supply. The supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or the part payment, and time of supply shall be determined accordingly। क्योंकि जो पहले मिल गया उसका पहले हिसाब लगाया होगा, जो अब मिल रहा है उसका अब हिसाब। The provision relating to time of supply of service in case of forward charge can be debited by way of diagram। The टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31, तो हमारे को 31 में द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिपेंड अपॉन whether the invoice is issued within the time or not। So as per the section 31 subsection 2 with rule number 47, invoice should be issued within 30 days, 45 days in case of insurance and distinct person के केस में क्वार्टर एंडिंग, ठीक है। ये हो गया 45 डेज है हमारा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
notified supplier of services, telecom company, making taxable supply between distinct person. Invoice may be issued or at the time recording such a supply in the books before the expiry of quarter during which supply was. In case of continuous supply, तो अगर contract on or before the due date of payment, where the due date of payment is ascertainable from the contract से हमें पता है due date, or before or at the time when the supplier of service receive the payment where the due date is not known. अगर ड्यू डेट दे रखा है तो वो डेट, नहीं दे रखा तो जिस दिन पेमेंट हो रही है वो डेट. On or before the date of completion of service where the payment linked to the completion of. तो अगर काम कंप्लीट होने पर पेमेंट हो रही है तो उससे रिलेटेड है, तो जब काम कंप्लीट हो रहा है तब माना. Continuous supply or service are provided or agreed to be provided under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligation and include supply or service as the government may notify. कंटिन्यूस सप्लाई 3 महीने की होनी चाहिए. इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई तो जहां तक काम हुआ है वहां तक का हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 6, मोहित खन्ना एंड सन्स is a firm of management consultants. The firm enters into a contract with Spark Private Limited on 1st September for providing consultancy services. Provision of service gets completed on 15 September. Invoice for the service is issued on 20 September. तो within 30 days issue हो गया है. तो अब हमें क्या देखना है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस जो भी जल्दी हो. पेमेंट हुई है 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर या इनवॉइस डेट 20 सितंबर, दोनों में से जल्दी क्या आया, तो यही हमारी टाइमर सप्लाई हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 7, इफ इन द अबव एग्जाम्पल इनवॉइस इज इशूड ऑन 25 अक्टूबर. हमारा जो काम करा है वो है 15 सितंबर. 15 सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 14 अक्टूबर तक इशू करना चाहिए, लेकिन इन्होंने इशू किया है 25 अक्टूबर. तो इसका मतलब इन्होंने लेट इशू किया है. लेट इशू होने पर हम क्या करते हैं, इनवॉइस की डेट नहीं देखते, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट जो भी जल्दी हो. तो कंप्लीशन कब हुआ है, 15 सितंबर. पेमेंट कब हुआ है, तो 10 अक्टूबर पेमेंट है, 15 सितंबर को सर्विस हुई है. दोनों में से जल्दी क्या है, 15 सितंबर. तो 15 सितंबर हमारा यहाँ पर डेट हो जाएगा. Illustration number 5, determine the timer supply from the following particulars. Booking of convention hall, some agreed 15,000, 15,000 में तय हुआ. हम एक हॉल बुक करा हमने 15,000 में, 3,000 का एडवांस दे दिया 6 मई को. 15 सितंबर को फंक्शन हो गया, मतलब सर्विस हमें 15 सितंबर को मिल गई है. तो 15 सितंबर के 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए. तो 30 दिन क्या होती है, सितंबर पे 30 दिन होते हैं, तो 14 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए. लेकिन इन्होंने इशू किया 27 अक्टूबर को 15,000 का, और उसमें टैक्स इनवॉइस इशू किया 15,000 का, उसमें बैलेंस 12,000 पेबल दिखाया, 3,000 ऑलरेडी पहले मिल चुका. और 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट 12,000 की हुई है. तो जब इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट और प्रोविजनल सर्विस जो भी जल्दी हो, तो पहले तो ये कहानी लिख दी कि सेक्शन 31(2) और रूल नंबर 47 और ये होना चाहिए. Therefore, the time of supply to the extent of 3,000 is 6 May as the date of payment is earlier than the provisional service. 3,000 रुपए एडवांस मिल गए, 3,000 के लिए 6 मई है और 15 सितंबर है, जो भी जल्दी हो ना, क्या है जल्दी. और 12,000 के लिए पेमेंट है 3 नवंबर को, 15 सितंबर 3 नवंबर, जो भी जल्दी हो. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 इज 15 सितंबर. ठीक है. इसमें कोई डाउट किसी को?
Illustration number 6. Investigation shows that ABC and company carries out service of cleaning and repair of tanks in an apartment complex for which the apartment owner association shows a payment in cash on 4th April to them against work of this description. The date of the work are not clear. हमें डेट क्लियर नहीं है कि कब काम हुआ है ना, और इन्होंने कोई इनवॉइस भी इशू नहीं किया है, ना ही इन्होंने पेमेंट वगैरह कुछ लिखा है. Time of supply cannot be determined. Clause A and B of section 13(2), neither the invoice has been issued nor the date of provision is available. है ना? Also the date of receipt of payment in the books of supplier is also not available. Therefore the time of supply will be the clause 13(2)(c), 13(2) का C clause, that is the date on which the receipt of service shown by the receipt of service in the books shows. तो recipient उसे कब दिखा रहा है ना? Thus the time of supply will be 4th April, क्योंकि जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, रिसीवर है, उन्होंने पेमेंट दिखाई है 4 अप्रैल को, मतलब उसी दिन दिखाया है कि सर्विस हो गई, तो 4 अप्रैल को हम ले लेंगे. तो फॉरवर्ड चार्ज में हमने क्या क्या देखा कि अगर इनवॉइस इशू हो गया है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर 31, इफ यस, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, जो भी जल्दी हो जाए. ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखोगे या बैंक में जो पैसा आया, जो भी जल्दी हो. अगर हमने इशू नहीं करा इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट, तो हम क्या देखते हैं, प्रोविजन ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, अगर इसमें इधर से नहीं निकलता है तो जब रिसीवर ने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है तो वो माना. इसमें कोई डाउट या टेंशन? एक्सेस पेड पेमेंट अप टू 1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस एज ए टाइम सप्लाई. तो 1000 रुपए तक का अमाउंट सप्लायर चूज कर सकता है कि डेट ऑफ टेक द सप्लायर कैन चूज टू टेक द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड विद रिस्पेक्ट टू सच एक्सेस अमाउंट एज द केस में बी. तो अगर वो इनवॉइस महीने बाद, लेट बाद, कभी भी कर रहा है तो भी वो इनवॉइस की डेट को मान सकता है. The provision facilitate the supplier to defer the payment of tax on a small amount typically received by him in excess of the invoice. तो वो बाद में कर सकता है. एग्जाम्पल नंबर 8, ए टेलीफोन कंपनी. अब ये क्या होता है, देखो क्या हुआ, टेलीफोन बिल आया मेरे, कितने का, 4800 का. मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी 5000, ये जमा करा दिए, 200 अगली बार देख लेंगे, एडजस्ट हो जाए. तो ऐसा होता है ना. The excess amount of 200 can be adjusted against next invoice. Company has the option to take date of next invoice as the time of supply of service in relation to 200, क्योंकि वो 1000 रुपए से कम, तो अगले इनवॉइस में ले लेगा चाहे तो वो, नहीं तो हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ पेमेंट और इनवॉइस जो भी जल्दी है तो वो तो आज की मानी जाएगी, लेकिन 1000 रुपए तक के अमाउंट के लिए इनके पास ऑप्शन कि चाहे तो इनवॉइस डेट पर ले. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, सेक्शन 13(3). रिवर्स चार्ज में क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ 9. तो वहां पर क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच सर्विस विल बी अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, मतलब 61 डेज का जो आएगा वो डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. और इफ इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पेमेंट या 60 दिन के बाद, मतलब 61 दिन. If it is not possible to determine the time of supply by using these parameters, then the time of supply will be the date of entry in the service in the books of receipt. Date of payment वही है जो हमने बैंक में लिखे या बुक्स में लिखे. Import of service between associated enterprise. So in case of service received from an associate enterprise located outside India, the time of supply shall be the date of payment
फॉर द सर्विस और द डेट ऑफ एंट्री ऑफ द सर्विस इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, जो भी जल्दी। तो इसके लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया रिवर्स चार्ज के लिए। डेट ऑफ पेमेंट, रेसिपिएंट ने डेट ऑफ पेमेंट क्या लिखी है, वही या तो बुक में लिखी है, अकाउंट से डेबिट हुआ जो भी जल्दी है, या इशू ऑफ इनवॉइस का 61st डे जो भी जल्दी हो। अगर हमें मान लिया उन्हें इनवॉइस ही इशू नहीं करा और ये पॉसिबल नहीं है, तो जिस दिन की एंट्री करी है रेसिपिएंट ने वो मान लिया। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस में क्या होगा, आउटसाइड इंडिया के केस में डेट ऑफ पेमेंट या एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट जो भी जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 7-8 करते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। Assume that service being supplied is taxable under reverse charge. May 4, the supplier or service issue invoice for service provided. There is a dispute about amount payable and payment is delayed. So, the supplier of service issues invoice May 4. तो May 4 के बाद में 60 डेज ऐड करके 61 डे का देखेंगे और पेमेंट हुई है अगस्त 21। तो क्या है, मई में कितने दिन होते हैं 31, में से 4 हटा दें, 27 डेज तो मई में लग गए, जून में 30 डेज लग गए, तो 57 डेज हो गए। 57 डेज हो गए तो 3 दिन बचे, तो 3 जुलाई को 60 डेज कंप्लीट हो गए, हमें चाहिए 61 डे, तो 4 जुलाई हमारे पास आ जाएगी डेट। 4 जुलाई या अगस्त 21 जो भी जल्दी, जल्दी क्या है ये 4 जुलाई। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, डिटरमाइन द टाइम सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। वो ये May 4 है, जर्मन कंपनी इशूज ईमेल इन्फॉर्मिंग इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज of the cost of technical service provided to it, which was recorded in the ABC Limited on May 1, और ABC Limited transferred the amount। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब रिकॉर्ड करा रेसिपिएंट ने या पेमेंट जो भी जल्दी, तो रिसीट रिकॉर्ड कब करा May 1 और पेमेंट कब करी July 2, दोनों में से जल्दी क्या है May 1। ठीक है, तो एसोसिएट है और इंडिया के बाहर से है, इंपोर्ट है, तो उस सिचुएशन में नहीं यही पढ़ा। ठीक है ना, देखिए क्या पढ़ा था हमने, इंपोर्ट के केस में डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट जो भी जल्दी हो। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, तो वाउचर का तो सेम है जो हमने पहले पढ़ा था। इशू करते हुए पता है तो इशू डेट, नहीं पता यूज किया होगा तो जब रिडेम्पशन होगा, वही है सेम। बेस्ट hospitality services enter into agreement with Drive Marketing Limited, by which Drive Marketing Limited markets best hospitality services, hotel rooms, and sells coupon vouchers redeemable for a discount against stay in the hotel। कभी कभी आप किसी चीज पर अटक जाते हैं तो अटक ही जाते हैं। तो हमने जो इन्होंने वाउचर इशू करे हैं पूरे डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन द होटल, तो जब हम इशू कर रहे हैं तो हमें पता है वो किस पर्पस के लिए चलेगा, तो किस चीज के लिए चलेगा, स्टे के लिए। तो एज द सप्लाई अगेंस्ट विच द वाउचर विल बी रिडीम्ड इज आइडेंटिफिएबल, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर विल बी डेट ऑफ इशू। रेजिडुअल केसेस, इफ द सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस, तो हम क्या लेंगे, डेट ऑन विच पीरियोडिकल रिटर्न इज फाइल्ड, और अगर रिटर्न फाइल नहीं हो रही है तो पेमेंट जिस दिन जीएसटी दिया, ये भी पहले की तरह ही है। और एनहेंसमेंट, जब एक्चुअल अमाउंट मिल जाता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ पहले, जब एक्चुअल में कंसिडरेशन मिल जाता है ना, ये भी पहले से ही हमने
पढ़ा था। तो प्रेस्क्राइब द टाइमर सप्लाई इन द केस ऑफ एडिशन, कंसिडरेशन इज द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन, क्योंकि इसका रिसीव होना थोड़ा सा हमारे पास ये रहता है कि होगा या नहीं। तो टाइमर सप्लाई और सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में हमने क्या पढ़ा, डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस अगर 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो गया है तो, और रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट जो भी जल्दी हो, अगर नहीं हुआ है तो डेट ऑफ सर्विस या रिकॉर्डिंग पेमेंट जो भी जल्दी हो। रिवर्स चार्ज में रिकॉर्डिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट या 61st डे फ्रॉम द इशू ऑफ द इनवॉइस है। और टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर अगर हमें पता है पहले से तो द डेट ऑफ इशू, अदरवाइज किस दिन रिडीम होगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज में हम पता नहीं लगा पा रहे हैं ऊपर वाली सिचुएशन के हिसाब से, तो रिसीट ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। और अगर हम रिवर्स चार्ज में नहीं पता लगा रहे, अगेन ए डेट ऑफ एंट्री सर्विस इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। तो दोनों में सेम ही है अगर हम पता नहीं लगा। और रेजिडुअल केसेस जहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है तो पीरियडिक रिटर्न, नहीं तो डेट ऑफ पेमेंट। और लेट फीस के लिए जब एक्चुअल में। आज हमने सारा कर सेक्शन 13, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं अनसोल्व, जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप एक बार सबके नोट्स बनाकर आइएगा, सब अच्छे से पढ़कर आइएगा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मेरे ख्याल से पिछले चैप्टर के भी रह गए थे तो वो भी हम कर लेंगे।